हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। और अब मैंने नया चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया था ताकि मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवा सकूँ। तो अब मैं यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करता जा रहा हूँ, जिसमें जो है हम यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम MCQs पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है और हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शंस एंड लिमिट्स। हम पहले फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है और कैसे कैसे करता है। तो मैंने सिर्फ पिछले लेक्चर में आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो आप मेरे नए चैनल पर जाके देख सकते हो। चैनल का नेम है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय सर शायान। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वहाँ भी आप जाके कर सकते हो। अगर मैं आपको वहाँ पे कंटेंट्स का नाम लेके बताऊँ तो कंटेंट्स मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। फॉर सपोज इंटीग्रल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी हैं। अब जल्दी से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है, जल्दी से सीखते हैं। देखो भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली आपके पास द फंक्शन इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। क्या होता है? a की पावर x। यानी कि आपको ये बात बचपन में आपने पढ़ी होगी कि फंक्शन के ऊपर जब भी कोई वेरिएबल पावर आ जाए तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ये है a की पावर x। a की पावर x से मुराद सिंपल आपको मैं बोल सकता हूँ इसका जो बहुत गहरा ताल्लुक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। समझ पा रहे हो ना बात को? ऐसे चलो जी, हम यहाँ पे बोल रहे थे कि fx जो है वो बराबर होता है a की पावर x के। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसका e की पावर x के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मान लो कैसे, ये सारा फंक्शन में e की पावर x पे ही बताना चाह रहा हूँ, वो ये फंक्शन उसमें इंक्लूड होता है। तो मैंने यहाँ से बात स्टार्ट की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a की पावर x इज इक्वल टू नथिंग बट e की पावर log a की पावर x, लिख सकता हूँ ना सर? क्यों? वो e की पावर log अगर होता है तो उसकी log या आपको नजर आ रहा है ln लिखा हुआ है, उसकी बेस ऑब्वियसली क्या होती है? e होती है। इसकी वजह से अगर मैं आपको बोलूँ, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि log e और e की पावर, ये ऑब्वियसली कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो ये सिंपल किसके बराबर है? a की पावर x के। तो ये जो मेरे पास जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मेट आ गया। तो बेसिकली हम यहीं से स्टडी करते हैं। अब ये जो a की पावर x होता है ना, इसमें जो आपके पास a होता है, ये जो a है इसको आप क्या कहते हो? बेस कहते हो। क्या कहते हो? बेस कहते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हाट इज a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर नोट करते हुए चलना मेरे साथ कि a जो है वो बेस कहलाता है और x जो है वो क्या कहलाता है? द एक्सपोनेंट, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में पावर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जो डोमेन होती है, यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी आपके पास क्या होगी? आपके पास a बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के साथ, और रियल नंबर्स हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन बट यहाँ पर जो है आपके पास a ना तो 0 हो और ना तो 1 हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि a 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो देखो, 0 की पावर समथिंग डिफाइन नहीं होती, कभी कभार डिफाइन भी होती है, लेकिन हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते। और अगर a 1 हो जाए तो 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर लगा दो तो 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? a ना तो 0 हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो उसके दो तरह के ग्राफ्स यहाँ पर बन सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू e की पावर x, सबसे पहले मैं ये बात करनी है e की पावर x। तो यहाँ पे गौर से देखना, तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनाता है ऐसे करके। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या? हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर मैं इसको बात बोलूं, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं कि ये पॉइंट कट कहाँ कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं fx की जगह 0 पुट करूं तो e की पावर 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, ये लाइन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 1 आ रही है। इससे हम सिंपल आप क्या रखते हो कि 0, 1 पर ये पॉइंट कट करता है इनिशियली। ठीक है भाई।
ठीक है भाई, ये जो फंक्शन है आपके पास ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो याद रखना ये जो लाइन है आपके पास, ये वाली ये जो लाइन जा रही है, ये हमेशा एक्स एक्सिस के करीब तर होती चली जाएगी, लेकिन टच नहीं करने वाली, टच नहीं करेगी। इसको ये भाई याद रखनी है कि वैल्यू जो ऑफ एक्स जो है वो टच नहीं करता, ठीक है। और ऐसी लाइन जिस पे ग्राफ जो जा रहा हो और वो टच ना करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसमटोट कहते हैं। यानी कि ये वाली लाइन जो है इसका क्या हो जाएगी? आइसमटोट हो जाएगी। ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर ग्राफ जिस लाइन के पास से गुजर रहा हो और उस लाइन पर टच ना करे, बिल्कुल भी टच ना करे, लेकिन इतना पास आ जाए कि टच करने जैसा हो जाए लेकिन टच ना करे, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसमटोट कहते हैं। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? तो ये फंक्शन आपके पास क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सी सूरत में होता है? जब आपका a 0 से बड़ा होगा। a 0 से बड़ा ही होना चाहिए जब आपका फंक्शन ये इंक्रीजिंग बिहेव करेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, एक और ग्राफ बनाते हैं। ये मैं बनाता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, लेकिन आपका जो a होगा इसमें 0 और 1 के दरमियान लाया करेगा। तो 0 और 1 के दरमियान जब मेरा x लाया करेगा तो याद रखना मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। फिर यहाँ से फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चेक कर सकते हो, ये वाला पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? 0,1 रहता है। समझ पा रहे हो? अब ये जो ग्राफ होगा आपके पास क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान होती तो आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग बिहेव करता है। और अगर 0 से ऑनवर्ड्स बड़ा होने की तरफ चला जाए तो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही आंसर बड़ा आपका आता जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर x, तो यहाँ पर x जितना बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2 की पावर x कितना आएगा? 2 की पावर 3 इक्वल 8। ये मेरा आंसर हमेशा ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मेरा x 0 से 1 के दरमियान हुआ तो a 0 से 1 के दरमियान हुआ तो मान लो भाई 1/2 0 और 1 के दरमियान होता है, 0.5 कह सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इसके ऊपर x लगाता हूँ और इसी के ऊपर मैं 3 लगा देता हूँ, देखो बेटा 1/2 होल की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा? 1/8। यानी कि जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा 0 और 1 के दरमियान x को, तो वो क्या होगा? और भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो छोटा छोटा सा यहाँ पर बातें याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब बात आती है छोटे छोटे 2-4 रिलेशंस भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता चलूंगा। याद रखना, अगर आपके पास x y से बड़ा है और प्रोवाइडेड a आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है? a आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो याद रखना जब आप इसको किसी फंक्शन में पुट करोगे तो वो भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका x y से बड़ा है तो fx1 भी fy1 से बड़ा हो जाएगा। मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ -2 बड़ा है -3 से, ये बात सही है? सही है सर। अब यहाँ पे क्या है? प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू आएगी a वाली जो एक्सपोनेंट लगाऊंगा वो 0 से बड़ा होगा। तो बात करता हूँ मैं 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर पावर लगा दी। पावर लगाने के बाद जरा गौर से देखना, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1/4, इसका रिजल्ट बनेगा 1/8। तो आप चेक कर सकते हो 1/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/8। सिंपल सी बात है, जितना नंबर नीचे छोटा होता है उतना आंसर बड़ा होता है। तो जितना नंबर बड़ा होगा उतना आंसर छोटा होगा। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी वेरीफाई करके बताई, ये बिल्कुल सच है। क्या है? सच है। ठीक है भाई, झूठ तो बताऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं अगर आपका x ग्रेटर देन y है और प्रोवाइडेड मेरा जो a है वो डिक्रीजिंग फंक्शन के दरमियान बिलोंग करता है, यानी 0 और 1 के दरमियान a होता है, तो अगर मैं काम करता हूं कि fx लेता हूं तो याद रखना उसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यही वाली एग्जांपल उठाते हैं मैंने यहाँ लिखी थी। मैंने कहा देखो, अगर मैं कहता हूँ -2 बड़ा है -3 से, तो ऑब्वियसली अगर मैं a के दरमियान लेता हूँ, मैंने कहा 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है? 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू है। यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ, x नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -2, ये वाला कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर -3। इसका आंसर आपके पास 4 आएगा। और
इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये बात क्या सही लिखी हुई है? मैं नहीं मानता, क्योंकि 4 तो छोटा होता है 8 से, यहाँ लिखा है 4 बड़ा है 8 से। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी a 0 और 1 के दरमियान होगा आपका क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो बच्चे छोटी छोटी सी 2-4 बातें हैं कि आपको फंक्शन के अंदर ये बातें याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। बस आपने, जब मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एज अ डेरिवेटिव लेके बताऊंगा, काफी सारे लेक्चर्स आगे अपलोड करने हैं, तो उसके अंदर और डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी छोटी बातें आपको याद रखते हुए चलनी है कि मैं सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ से नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? चलो भाई, ये मैंने यहाँ पर 2-4 बातें आपसे की। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने कहा देखो ऐसे करके एक ग्राफ में बनाता हूँ, इंक्रीजिंग ग्राफ बना लेते हैं। इंक्रीजिंग ग्राफ कहाँ टच करता है? 0,1 पे। और मैं कहता हूँ आपके पास एक लाइन जा रही है ऐसे करके, जो कि इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। और ऐसी लाइन जो किसी ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करती है, इट इज कॉल्ड नथिंग बट द टेंजेंट लाइन। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, इसका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्लोप होता है। तो स्लोप जो है ना, याद रखना, जब कोई लाइन e की पावर x से टच करती है, e के पावर से ग्राफ से टच करती है, तो उसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? e के बराबर होता है। और हमें ये बात पता है कि हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं e से, m से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? ये मेरा स्लोप आ जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक। अच्छा, अब मैं ये मेरी बात समझाने का क्या यहाँ पे मकसद क्या है, याद रखना। मैं आपको छोटी सी 2-4 बात और बताऊं। अब देखो, मैं बोलता हूँ, मैंने बोला e की पावर x इज इक्वल टू zx। मैंने बोला ये एक इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक काम करके बताओ, इस इक्वेशन के साथ मुझे वो इंटरवल फाइंड करके दिखा दो, फाइंड इंटरवल इन विच, जिसके अंदर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा सवाल है आपसे। मैंने कहा ये जो कोई इक्वेशन है ना, मुझे इसमें z की वो वैल्यू बता दो जिस पर ये जो इक्वेशन हो वो सेटिस्फाई ना करे, यानी कि आपका सोल्यूशन नहीं दे पाए। और सोल्यूशन दे दे, वहां से ही बात मुझे बता दो। चलो दोनों बता दो कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट, दोनों बातें बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कंडीशन है वो किससे लिखी हुई है? f of x इज इक्वल टू g of x। क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं। अगर मैं आपसे सिंपल लिख के देखूं तो देखो, एक लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर x और एक लिखा हुआ है y इज इक्वल टू zx। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस है और आपस में क्या हुई है? कंपेयर हुई है। तो कंपेयर होने का मतलब क्या? इन दोनों का सोल्यूशन बराबर होगा। ऐसे ही है ना, जब इन दोनों का सोल्यूशन बराबर होगा तो हम उसको बायोग्राफिकली अगर देखें, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं यहाँ पे ऐसे करके कि अगर मैं बोलता हूँ आपके पास एक ग्राफ ऐसे है और मान लो एक ग्राफ ऐसे है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे भी पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट टच कर रहा है। मैंने बोला मान लो वैल्यू a यहाँ पर है, मान लो वैल्यू b यहाँ पर है। अगर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे आपको इसी तरीके से पता चल जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज की वीडियो के नाम से वहां पर वीडियो रखी है, वहां पे आपको हर एक चीज समझाई है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलता हूँ दोनों पॉइंट यहाँ टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब मान लो y1 वैल्यू यहाँ होगी और यहाँ पर कितनी होगी? y2। थोड़ी देर के लिए y1 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो, और हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी दो इक्वेशंस आपस में बराबर होती हैं तो उनका जो सोल्यूशन निकल कर आता है वो हमेशा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आता है, यानी कि उनका ग्राफ जहां टच कर जाएगा वही उनका सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, गौर से देखना कि अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ a, आंसर कितना आता है आपके पास? y1। और यहाँ अगर मैं बोलता हूँ g ऑफ a, g का ग्राफ भी इसी पे टच कर रहा है, तो भाई यहाँ देखो g ऑफ a का आंसर भी कितना आएगा? y1 आएगा, सिंपल। अगर इसी तरीके से मैं बोलता हूँ f ऑफ b का आंसर कितना आ रहा है? y2 आ रहा है। अब देखो g का ग्राफ भी वहीं टच कर रहा है, कितना आएगा बेटा? g ऑफ b। अगर नहीं समझ आ रहा तो मान लो ये वाला ग्राफ आपके पास gx का है, ये वाला ग्राफ आपके पास fx का है। समझ पा रहे हो? अब देखो fx gx का ग्राफ एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो इन दोनों का सोल्यूशन आपस में बराबर होगा और यही सोल्यूशन यहाँ पे होंगे। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि दो इंटरवल बताओ जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कहाँ कहाँ कर रहा है?
जरा एक बार मेरी बताओ जरा गौर से। अब देखो यहाँ यही मैंने ग्राफ बना रखा है और y इज इक्वल्स टू के एक्स या जेड एक्स लाइन मेरे पास ये वाली होती है और ये मेरा फंक्शन ग्राफ किसका था, e की पावर x का। तो यहाँ से जो ये पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये वाली लाइन कितनी है, x इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ से अगर 0 से लेके अगर e के पीछे पीछे वैल्यू होगी तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ग्राफ कट ही नहीं करेगा। जब मेरा ग्राफ कट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा z जो है बिलोंग करेगा 0 से लेके e के दरमियान। अगर यहां तक बिलोंग करता है तो मैं यहां लिख सकता हूं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कभी भी नहीं करने वाला। हाँ, अगर मेरा z बिलोंग कर जाता है e से लेके इनफाइनाइट तक तो मैं समझ जाऊंगा मेरा जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि मैंने e पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि अगर पॉइंट को टच करता है तो स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, e हो जाती है। तो अगर e के इंफिनिटी तक चलता जाएगा तो मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को निकालते हैं और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बातें सारी छोटी छोटी बातें इतनी ही बताई हैं समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आगे चैनल को मोटिवेट करो और बढ़ाओ और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपके सामने और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द लोगैरिथमिक फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देखेंगे और कुछ सवालात वहाँ पर करेंगे। तो चलिए, तो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।